हेलो एवरीवन, ये है हमारा इवोल्यूशन चैप्टर यानी उद्विकास चैप्टर में हम पढ़ते हैं कि किस तरीके से पृथ्वी पर जीवों का धीरे धीरे डेवलपमेंट हुआ है। तो इसे हम इवोल्यूशनरी बायोलॉजी या उद्विकास का अध्ययन भी कह सकते हैं। इवोल्यूशन क्या है? पृथ्वी पर लाखों वर्षों में फ्लोरा एंड फौना में संरचनात्मक व क्रियात्मक परिवर्तन को समझना उद्विकास के अंतर्गत आता है। अर्थात किस प्रकार से यहाँ पृथ्वी पर विभिन्न प्रकार की वनस्पति और जंतुओं का उद्भवन हुआ है और कैसे उनकी संरचना और क्रियात्मक रूप से परिवर्तन होता है, यानी फंक्शनली वो कैसे अलग हुए हैं और संरचनात्मक रूप से कैसे अलग हुए हैं। अब डार्विन के अनुसार बात करें तो डिसेंट्स विद मॉडिफिकेशन, ठीक है। यूनिट ऑफ इवोल्यूशन क्या है? पॉपुलेशन। उद्भवन की जो इकाई है वो जनसंख्या है। रॉ मटेरियल क्या है? तो उद्भवन होने जो आपका इवोल्यूशन है या उद्विकास है, उसके लिए किसकी आवश्यकता होती है? उसके लिए विभिन्नता की आवश्यकता होती है, क्योंकि विभिन्नता ही जो है वो आगे जा कर के इवोल्यूशन के लिए उत्तरदायी हो जाती है ना। ब्रह्मांड की उत्पत्ति कैसे हुई है? तो ब्रह्मांड की उत्पत्ति एक आकाशीय घटना है जो हमें दिख रही है। ब्रह्मांड हमें दिख रहा है और जो हमें नहीं दिख रहा है वो सब कुछ ब्रह्मांड है ना, जो कुछ समय पूर्व घटित हुई है। जैसे उल्कापिंड देखना, ब्रह्मांड अनंत विस्तार है। ब्रह्मांड में दूरी नापने के लिए लाइट ईयर का उपयोग किया जाता है। लाइट ईयर क्या होता है? 9.46 इंटू 10⁻15 मीटर एक लाइट ईयर के बराबर है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स कैसे हुआ है? 20 बिलियन साल पहले जो है वो इस यूनिवर्स यानी इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। 20 बिलियन साल पहले उस ब्रह्मांड में अर्थ की उत्पत्ति कितने वर्ष पहले हुई है? तो कम से कम 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व हुई है। और इस पृथ्वी पर जीवन कब से आया है? 4 बिलियन वर्ष पहले से यहाँ पर जीवन है लगभग। तो मतलब पृथ्वी के बाद यहाँ जीवन आया है। अब जीवन जब आया तो फिर दो प्रकार की लाइफ थी, एक नॉन सेल्यूलर लाइफ थी और एक सेल्यूलर लाइफ थी। तो जो नॉन सेल्यूलर लाइफ है वो 3 बिलियन वर्ष पहले देखने को मिली, और सेल्यूलर लाइफ जो कि धीरे धीरे डेवलप होती गई वो 2 बिलियन वर्ष पूर्व देखने को मिली थी। जो 2 बिलियन वर्ष पहले देखने को मिली है वो आपकी आधुनिक है ना। और ये दो पार्ट में दोबारा हम इसको डिवाइड कर सकते हैं, यूनिसेलर एंड मल्टी सेलर, यानी एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। 3 बिलियन वर्ष पहले की बात करें तो जो नॉन सेलुलर लाइफ थी उसमें जाइंट मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन देखने को मिली। इसमें वास्तव में मतलब जीवन की उत्पत्ति इसमें नहीं मानी जाएगी, लेकिन जीवन की उत्पत्ति के लिए जो आवश्यक कारक थे यानी प्रोटीन है, वसा है, डीएनए, आरएनए है, ये सब इसके अंतर्गत उत्पन्न हुए। जाइंट मॉलिक्यूल्स फॉर्मेशन इसको हम कहते हैं। इसमें प्रोटीन आता है, आरएनए आता है, पॉलीसेकेराइड आते हैं। पॉलीसेकेराइड का है शुगर के प्रकार है। ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड की जो उत्पत्ति हुई है, इसके पीछे एक बिग बैंग थ्योरी है, उसको हम लोग पढ़ते हैं। बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत क्या हुआ था कि एक बड़ा सा आग का गोला था, उसमें विस्फोट हुआ। तो विस्फोट हुआ तो फिर उसके कण जो थे वो फैल गए, है ना। तो जो जलता हुआ आग का गोला बन गया वो है हमारे तारे। उनके चारों ओर जो धीरे धीरे शांत हो गए या जिन पे आग खत्म हो गई वो बन गए ग्रह, और ग्रह के ऊपर जो चक्कर लगाने लग गए वो बन गए उपग्रह। इस तरीके से माना जाता है कि इस ब्रह्मांड की शुरुआत हुई है। ठीक, अब यही जो है तापांतर देखने के कारण, मतलब तापांतर से अभिप्राय है कि ग्रह जो है वो बाह्य रूप से तो आपको शांत दिखाई दे रहे हैं, लेकिन अंदर इनके अभी भी आग है ना। तभी तो हमें ज्वालामुखी विस्फोट कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो यदि ज्वालामुखी में क्या निकलता है? लावा। लावा कहाँ है? पृथ्वी के अंदर, यानी कहीं ना कहीं पृथ्वी के अंदर आज भी वो धधक रहा है, वो आग धधक रही है जो उस जलते हुए आग के गोले से अलग होने के कारण हुई। अब इस पे ये ठंडी क्यों हुई, इसके पीछे भी बहुत सारे रीज़न है। किस तरीके से वायुमंडल की यहाँ पर उपस्थिति हुई, फिर वर्षा हुई तो पानी के कारण ठंडी हो गई। तो जो हमारी पृथ्वी है उसके बीच में जो भाग है उसे कोर कहते हैं, उसके ऊपर का जो भाग है उसे मेंटल कहते हैं, और मेंटल के ऊपर का जो भाग है उसे क्रस्ट कहते हैं। क्रस्ट के ऊपर भूपर्पटी है। अब कभी कभी क्या होता है, यहाँ पर हमारी पृथ्वी के अलग अलग भागों में कुछ ज्वालामुखी यानी वोल्केनोज हैं। तो जो वोल्केनो है वो क्या करते हैं? वो लावा उगलते हैं। वो लावा कहाँ से प्राप्त होता है? कोर और मेंटल के
द्वारा इन्हें प्राप्त होता है। कोर में पिघली हुई चट्टानें रहती हैं, है ना। तो जब ये लावा उत्पन्न होता है तो उस दौरान हाइड्रोजन, अमोनिया और सल्फ़र के ऑक्साइड्स, धूल, धुआं, पिघली हुई लावा जो है वो सब रिलीज़ होते हैं, गैसेस रिलीज़ होती है ना, जिसका टेम्परेचर बढ़ा हुआ होता है। यानी कि ये पॉइंट जो है वो ठीक है कि बिग बैंग थ्योरी की वजह से इस ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई है। नेक्स्ट आता है कि तापांतर जो है उसकी वजह से ज्वालामुखी देखने को मिलते हैं, हमने इसको डिस्कस किया। अब बात आती है प्रारंभिक वातावरण की, यानी यहाँ पर जो वातावरण शुरुआत में था उसमें क्या कहते हैं, अमोनिया के आयन थे, अमोनियम आयन थे, मीथेन थी, हाइड्रोजन थी, जलवाष्प थी। लेकिन यहाँ प्राणवायु ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी, जो कि बाद में आई है ना। तो अब क्योंकि ऑक्सीजन नहीं थी तो जल कैसे हो सकता है, लेकिन वाटर वेपर के फॉर्म में था और ऑक्सीजन फ्री नहीं थी। फिर उसके बाद क्या होता है कि हमारे जो कुछ सिद्धांत हैं जो ये बताते हैं कि इस प्रकार जीवन आया होगा। जो राइट हैंड साइड में डायग्राम है वो बिग बैंग थ्योरी का ही डायग्राम है। इस बिग बैंग थ्योरी के अंतर्गत आकाशगंगा निर्माण की प्रक्रिया बताई गई है। आकाशगंगा कुछ नहीं होती, तारों का समूह होते हैं, ठीक है। विभिन्न तारों का समूह आकाशगंगा कहलाती है। इसमें 100 अरब से ज़्यादा तारे हो सकते हैं। आप जानते हो तारों के चारों ओर ग्रह चक्कर लगाते हैं, ग्रहों के चारों ओर उपग्रह, और इस तरीके से ये सोलर सिस्टम जो है हमारा, वो हमारी गैलेक्सी का पार्ट है ना। हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, हमारी गैलेक्सी का नाम है दुग्ध मेखला, मंदाकिनी या फिर मिल्की वे। इंग्लिश में मिल्की वे कहते हैं, हिंदी में दो नाम है, मंदाकिनी और दुग्ध मेखला। और हमारे जो आकाशगंगा है उसके निकटस्थ अन्य आकाशगंगाएं भी हैं, जैसे देवयानी है, NGC 33 है। अब इसमें जो हमारा सूर्य है वो प्रमुख हमारा सोलर सिस्टम का राजा है। नेक्स्ट आते हैं कि अब कुछ सिद्धांत है जो जीवन की उत्पत्ति से संबंधित है। उसमें से एक है थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। इसमें तो ये स्पेशल बात कही कि कुछ ईश्वर और देव उत्पन्न हुए जिन्होंने इस ब्रह्मांड की रचना की, ठीक है, थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। दूसरा है थ्योरी ऑफ कैटाट्रोपिज्म यानी महाप्रलयवाद का सिद्धांत। फिर है थ्योरी ऑफ पैनस्पर्मिया, कॉस्मिक थ्योरी भी इसको हम कहते हैं, कॉस्मोजोइक थ्योरी भी, या सर्वबीजाणु सिद्धांत भी हम इसको कहते हैं। नेक्स्ट है थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, थ्योरी ऑफ एबायोजेनेसिस यानी कि स्वोत्पत्ति का सिद्धांत, या फिर एक ऐसा सिद्धांत जिसमें हम मानते हैं कि जो अजैविक चीज़ें उनसे जैविक चीज़ों का जन्म हुआ। अब ये शुरू में बड़ा मान्य हुआ था इस सिद्धांत, तो समझते हैं सिद्धांत में क्या क्या था। तो थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन में क्या है, ये किसके, अरस्तू और वॉन हेलमोंट की द्वारा दिया गया सिद्धांत था, जिसमें ऐसा माना गया है कि कोई भी नॉन लिविंग थिंग जो है वो जीवन को उत्पन्न करने में सक्षम है। वॉन हेलमोंट कहते थे कि पसीने से भीगी शर्ट को अनाज की बोरी के साथ 21 दिन तक रखने से चूहे उत्पन्न हो जाते हैं उसमें, मतलब चूहे थे नहीं पहले से, बल्कि वो उत्पन्न हुए हैं। फिर इस सिद्धांत के विरोध में एक थ्योरी आती है, थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जैव जनन का सिद्धांत। ये कहता है कि ऐसा पॉसिबल ही नहीं है कि निर्जीव चीज़ें सजीव वस्तुओं या सजीव जीवों का निर्माण कर सके, बल्कि जीवों का निर्माण हमेशा जीवों से ही होगा। तो इसमें बायोजेनेसिस की जो थ्योरी थी वो 3 साइंटिस्ट थे, स्पेनर, जेनी, लुई पास्चर और फ्रांसिस्को रेडी। ये 3 लोगों ने, रेडी, जेनी, लुई ऐसे याद कर सकते हैं, फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलन, जेनी और लुई पास्चर, 3 लोगों ने मिलकर के सिद्धांत दिया था, स्पेलन, जेनी और रेडी, लुई पास्चर। अब इसमें क्या कहते हैं ये लोग, एक स्टेटमेंट देते हैं, ओमिनस वीवम एक्स वीवो। ओमिनस वीवम यानी हर एक जीव किसी पूर्व जीव से निर्मित होता है, एक्स माने प्राचीन, वीवो यानी लिविंग। एक फ्लास्क में इन्होंने ब्रॉथ लिया, इसमें ब्रॉथ में क्या गया था, ईस्ट जो कि एक कवक कोशिका होती है, जल और शुगर, ये 3 चीज़ों को लेकर के गर्म किया और सारे जीवाणु मार दिए। फिर फ्लास्क की गर्दन स्वान शेप यानी कि कुछ टिल्ट कर दी, टेढ़ी कर दी, और ऐसा कर दिया उसमें कोई बैक्टीरिया प्रवेश ना कर पाए, अतः जीवन नहीं। जबकि दूसरे फ्लास्क की गर्दन टूटे होने पर बैक्टीरिया प्रवेश कर गए और जिससे लाइफ की उत्पत्ति हो गई, ठीक है।
इन्होंने एक और भी प्रैक्टिकल में जो पढ़ते हैं कि इन्होंने एक मीट का टुकड़ा दिया जिसको ढक करके रख दिया था। तो जब पूरा खोल के रखा था तो उस पर मक्खी अच्छे से आकर के बैठ गई। जब एकदम सील करके रखा था तो कोई भी मक्खी आकर के नहीं बैठी, और जब उसको हल्का सा लाइटली पैक किया था तो उस पर आके चिपक गया। नहीं, कहीं ना कहीं कि लिविंग थिंग वहीं पर अट्रैक्ट होगी जहाँ उसे भोजन मिलेगा, और वो किसी ना किसी लिविंग थिंग से ही बना हुआ होगा। उद्विकास के प्रमाण क्या हैं कि आप कैसे कह सकते हो कि जो जीव है वो उद्विकास के क्रम में आए। तो सबसे पहले तो होता है जीवाश्म का आधार, यानी कि जो पुराने जीव थे वो नष्ट हुए या फिर वो खत्म हो गए, तो इसे जीवाश्म के आधार कहते हैं। फिर आता है तुलनात्मक शरीरिकी के आधार पर। तो कुछ लिविंग बींग ऐसे होते हैं जिनके शरीर में और हमारे शरीर में, मतलब जो वर्तमान के जंतु और प्राचीन जंतु उनके बीच में कुछ समजात और संवृत्तीय अंग देखने को मिलते हैं। या कुछ ऐसे भी जीव हैं जो या तो स्तनधारी हैं और दूसरे जो कि जलीय हैं, लेकिन उनके बीच भी समजात संवृत्तीय अंग देखने को मिलते हैं। तो कहीं ना कहीं ये विभिन्नता का आधार है, और विभिन्नता आने पर ही मनुष्य ने अपना आवास, रहन सहन आदि, ये जीवों ने अपना आवास आदि चेंज किया। थर्ड है रूपात्मक भ्रूण विज्ञान, यानी कि एम्ब्रियो जो होता है वो धीरे धीरे डेवलप करता है, उसमें वो विभिन्न रूप लेता है। ठीक है, तो उसके आधार पर भी हम कह सकते हैं। फिर आता है शारीरिक व जैव रासायनिकी के आधार पर। फिर आता है संयोजी कड़ियों के आधार पर, क्योंकि पूरे फाइलम को दो कड़ियाँ जोड़ के रखती हैं, तो कहीं ना कहीं वे भी रही होंगी, इससे अन्य फाइलम की या अन्य क्लास की उत्पत्ति हुई होगी। अवशेषी अंगों के आधार पर हमारे शरीर में कुछ ऐसे अंग होते हैं जो अवशेषी यानी वेस्टिजियल हैं। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि भाई जो आद्य जीव थे वो हमसे अलग थे, और जो आधुनिक जीव हैं वो आदि जीवों से अलग होंगे, क्योंकि उनमें कुछ ना कुछ अंतर विभिन्नताएं हैं। इसीलिए हमने कहा था उद्विकास का रॉ मटेरियल विभिन्नताओं को माना गया है। फिर नेक्स्ट आता है थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस। थ्योरी ऑफ प्राइमरी एबायोजेनेसिस ये ओपेरन हेल्डन ने दी थी। ये कहते हैं यदि कुछ ऊर्जा स्रोत की उपस्थिति से सरल अणु मिलकर जटिल अणु का निर्माण करते हैं, यदि यही जटिल अणु जीवन की उत्पत्ति में भागीदारी निभाते हैं। तो मतलब कुछ ऊर्जा के स्रोत हैं जिनकी वजह से इस जीवन की या इस सजीवों की उत्पत्ति हुई है। अर्थात उद्विकास एबायोजेनेसिस प्रक्रिया से शुरू होता है और फिर धीरे धीरे बायोजेनेसिस तक, और फिर जीव का ट्रांसफ़र एक जीव से दूसरे जीव में होता है। मतलब कहते हैं कि स्टार्टिंग जो हुई है वो एबायोजेनेसिस के ज़रिए हुई है, पर बाद में धीरे धीरे बायोजेनेसिस की प्रक्रिया देखने को मिलती है। ये बात पे कौन है? ओपेरन एंड हेल्डन है। इसके बाद आता है आपका ऊर्जा के स्रोत क्या क्या रहे होंगे जिन्होंने जीवन की उत्पत्ति करा दी। तो वो हीट होगी, यानी कि ऊष्मा। वॉल्केनिक इरप्शन रहा होगा जिसके ज़रिए सल्फर के ऑक्साइड, जलवाष्प, धूल, धुआं, मिट्टी ये सब निकले बाहर। सिद्धांत जिन लोगों ने दिया था वो AI ओपेरन थे, ठीक है, ये रूसी थे, और दूसरे JBS हेल्डर थे। इन्होंने UV रेज और एक्स रेज को जीवन की उत्पत्ति का आधार बताया था। और इसके अलावा इन्होंने ये भी कहा था कि अन्य जो आपके ज्वालामुखी से निकलने वाले कण हैं वो भी जीवन की उत्पत्ति के लिए रिस्पॉन्सिबल हैं। फिर एक पॉइंट आता है कि एबायोजेनेसिस अगर स्टार्टिंग में हुई है तो शुरू में जलवाष्प, धूल, धुएं के कण और UV रेज, एक्स रेज और विद्युत तड़ित, इन तीनों ने मिलकर के एबायोजेनेसिस प्रक्रिया की है। इस एबायोजेनेसिस के द्वारा एनर्जी उत्पन्न हुई। फर्स्ट इनऑर्गेनिक मटेरियल जो तैयार हुआ वो अमोनिया था। हाइड्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन की उत्पत्ति हुई, फिर एनर्जी प्राप्त हुई। और मीथेन जो था वो पहला ऑर्गेनिक था। फर्स्ट इनऑर्गेनिक अमोनिया, फर्स्ट ऑर्गेनिक मीथेन था, जिससे एनर्जी की प्राप्ति हुई है। अब अमीनो अम्ल के रूप में प्रोटीन, सिंपल शुगर के रूप में पॉलीसेकेराइड, न्यूक्लियोटाइड्स के रूप में DNA, RNA और वसीय अम्ल के रूप में फैट पाए गए। ये फैट जो है वो प्रोटोबायोंट के रूप में भी जाने जाते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन कैसे हुआ? तो उन्होंने कहा कि जब किसी गर्म हॉट डाइल्यूट सूप को रखते हैं हम कुछ समय के लिए तो हमें उसमें कुछ चीज़ें देखने को मिलती हैं, जैसे RNA, पॉलीसेकेराइड्स, शुगर, लिपिड, प्रोटीन आदि। तो इन्होंने तुलना की थी बायोलॉजिकल एवोल्यूशन में हॉट डाइल्यूट
सूप से। प्रोटोबायोंट क्या होते हैं, हमने क्योंकि वसीय अम्ल को प्रोटोबायोंट का, और प्रोटोबायोंट के अंतर्गत हमने बताया कि आरएनए, पॉलीसेकेराइड्स, शुगर, लिपिड्स, प्रोटीन है। तो प्रोटोबायोंट्स 3 प्रकार के होते हैं, काइसरबेट्स, माइक्रोस्कैपर्स और लिपोसोम्स। तो जो काइसरबेट्स होते हैं ये ओपेरन ने बताया था कि बड़े प्रकार के प्रोटीन होते हैं। नेक्स्ट है माइक्रोस्कैपर्स, ये सिडनी फॉक्स ने बताया था कि प्रोटेनॉइड्स और लिपिड्स जो है ये माइक्रोस्कैपर्स की कैटेगरी में आते हैं। और लिपेसोसोम्स या लिपएसोसोम्स ये प्रोटीन और फॉस्फोलिपिड का मिला जुला वर्णन मिश्रण है। नेक्स्ट है कि प्रोटोबायोंट्स नॉन सेलुलर प्रकार के हैं, अगर कोशिका के अंदर नहीं है। उसके 1 बिलियन वर्ष के पश्चात प्रिमिटिव सेल आई है। प्रिमिटिव सेल के पश्चात प्रोकैरियोटिक सेल आई है, और प्रोकैरियोटिक सेल के पश्चात लगभग 2 बिलियन वर्ष के बाद यूकैरियोटिक सेल आई। इस तरीके से अगर सेल की उत्पत्ति से पहले जो चीज़ें रही थी वो प्रोटोबायोंट्स थी। तो ये भी हम बता सकते हैं। अब कि मैं कीमो ऑटोट्रॉफ यानी पहले जो जंतु आए वो कीमो हेट्रोट्रॉफ थे। हेट्रोट्रॉफ यानी परपोषी थे, और किस पे डिपेंडेंट थे, वो डिपेंडेंट थे केमिकल्स पर, रसायन पर। तो रसायन पर पोषी जीव। फिर आ गए कीमो ऑटोट्रॉफ। अब वो जीव आए प्रोकैरियोटिक के अंतर्गत जो धीरे धीरे अपना भोजन स्वयं बना सकते थे, लेकिन किसके ज़रिए, प्रकाश संश्लेषण के ज़रिए नहीं, केमिकल के ज़रिए। फिर आए सिंपल ऑटोट्रॉफ, फोटो ऑटोट्रॉफ, यानी जो प्रकाश के ज़रिए अपना भोजन स्वपोषित भोजन बना सकते थे। और फिर फोटोट्रॉफ्स आ गए, यानी जो आपके जटिल फोटोट्रॉफ्स थे वो इसके भाग बन गए। तो ये तो एबायोजेनेसिस का सिद्धांत रहा था। इसके अलावा अगर हम बात करें कि स्पेशल क्रिएचर का सिद्धांत, तो वो बोलते हैं कि ब्रह्मा विष्णु महेश ऐसी एक शक्ति थी जिसने इस जीवन की शुरुआत की। महाप्रलयवाद, तो अचानक कुछ ऐसी विशिष्टताएं आई जिन वजह से प्रकृति में जीवों की उत्पत्ति हुई। पैरास्पर्मिया कहता है कि ऊपर से कुछ बीजाणु या स्पर्म जैसे पदार्थ जो है जीवन की उत्पत्ति में सहायक को बिखेर दिया, वर्षा हुई जिससे जीवन उत्पन्न हो गया। अब आता है जीवन के जीवाश्म के आधार पर। तो चट्टानों के ऊपरी भाग में जो दबे प्राचीन जीवित जीवों के ऐसे अवशेष जो अब घटित नहीं हो पाए, मतलब चट्टानों के बीच में दब गए कुछ ऐसा पार्ट ऑफ फ्लोरा एंड फोना, वो जीवाश्म कहलाता है, और वो डिग्रेड नहीं हुआ, वो बना रहा। ये कितने प्रकार के हो सकते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। एक होते हैं अनअल्टरेटेड फॉसिल्स, एक होते हैं पेट्रिफाइड फॉसिल्स। अनअल्टरेटेड फॉसिल्स कौन से होते हैं? जो बर्फ में अपने वास्तविक रूप से संरक्षित हो गए। और पेट्रिफाइड होते हैं जीव के ऑर्गेनिक पार्ट का मिनरल्स द्वारा रिप्लेस हो जाना। अब अगर मिट्टी में आकर के जम गए तो फिर कुछ उसके बॉडी में ऑर्गेनिक पार्ट थे जो धीरे धीरे मिट्टी के ज़रिए, मिनरल्स के ज़रिए रिप्लेस कर दिया गया। और यदि वो बर्फ़ में जा कर के जम गया तो फिर वो ऐसे ही पड़ा रहेगा उसके अंदर, तो उसके अंदर कोई बहुत ज़्यादा परिवर्तन नहीं देखने को मिलेगा, थोड़ा परिवर्तन आएगा। जैसे एग्जांपल है वॉली मैमूथ। ये वॉली मैमूथ का साइबेरिया में फॉसिल मिला है ना। फिर है पेट्रिफाइड मॉसल्स। ये जैसे कि कुछ हमारे जीव प्राप्त होते हैं, तो उनके शरीर में क्या होता है कि आपको केवल स्कल देखने को मिलता है। अगर कोई हमें मनुष्य का पार्ट देखने को मिले, जीवाश्म देखने को मिले, तो उसका स्कल देखने को मिलता है। तो उसका जो बाल है, हेड है, जो उसकी मसल्स हैं, वो धीरे धीरे पेट्रीफाइड हो जाती हैं। सबसे पहले मनुष्य के दांतों का पेट्रिफिकेशन होता है, इसलिए मैमल्स को विकास पढ़ते हुए टीथ को बेस बनाया गया। ये जानने के लिए कि कौन कितना पुराना जीवाश्म है, तो हम टीथ को बेस बनाते हैं, क्योंकि जो सबसे नए होंगे उनके दांत अभी पाए जाएंगे, ठीक है, क्योंकि वो सबसे पहले पेट्रिफाइड होते हैं, कैल्शियम फॉस्फेट के होते हैं ना। मोल्ड फॉसिल्स, एक तो हमने देखा अल्टरेटेड फॉसिल्स, एक हमने देखा पेट्रिफाइड फॉसिल्स। अब हम थर्ड टाइप देखते हैं मोल्ड फॉसिल्स। मोल्ड फॉसिल्स क्या होते हैं कि जिनका बस बाहरी ढांचा बचा रह जाए, आंतरिक भाग नहीं, केवल बाह्य भाग से ढांचा मिलता है, उसे हम मोल्ड कहते हैं, ठीक है। फिर आता है कास्ट फॉसिल। मिनरल का जमाव होता है मोल्ड में, तो जो अंदर का जो भाग मिलता है उसे हम कास्ट फॉसिल कहते हैं, बाहर का जो भाग मिलता है उसे मोल्ड कहते हैं। नेक्स्ट है आपका
क्यूप्रोलाइट फॉसिल। तो ये फिश हैं, सरीसृप यानी रेप्टाइल्स हैं, इनके इंटेस्टाइन में उपस्थित एक्सक्रीटरी सब्सटेंस का परीक्षण करके, मतलब जो आपके कुछ पुराने जीव जंतु हैं, अब उनके अगर शरीर में बहुत ज़्यादा पुराने नहीं है, कुछ टाइम पुराने हैं, कुछ वर्ष पुराने हैं, तो अब उनकी बॉडी में जो इंटेस्टाइन में जो एक्सक्रीटरी पार्ट हो, एक्सक्रीटरी सब्सटेंस होगा, जैसे उन्हें उत्सर्जित करना था लेकिन उससे पहले ही उनकी मृत्यु हो गई, तो वो उनके शरीर में ही रह जाएगा। तो क्यूप्रोलाइट फॉसिल्स इन्हें हम कहते हैं। फिर आते हैं प्रिंट फॉसिल्स। प्रिंट फॉसिल्स क्या होते हैं? जब स्किन, विंग्स, स्टेम, लीफ या फुट आदि से बना हुआ फॉसिल हमें मिलता है, बल्कि सब कुछ नहीं मिलता, उसका बस हमें छाप मिल जाती है। फिर आते हैं अम्बर फॉसिल्स। प्लांट से प्राप्त रेजिन से कुछ पूर्ण जीव या डीएनए के रूप प्रिजर्व्ड फॉसिल्स कहलाते हैं। जैसे अम्बर फॉसिल्स में क्या होता है कि कुछ ऐसा कोई इंसेक्ट था जो किसी पेड़ के पास से गुजर रहा था, जैसे उसी टाइम उसमें से रेजिन उससे टपका और वो रेजिन उस इंसेक्ट के ऊपर गिरा और उसका जो फॉसिल था वो उस रेजिन में चिपक गया, और चिपकने के बाद उसकी कुछ समय के बाद मृत्यु हो जाए और वो पड़ा रहे, तो वो अब उसकी जो बॉडी थी ना वो रेजिन से कोटेड हो गई है, तो इसे हम अम्बर फॉसिल्स कहते हैं। एग्जाम्पल है कुछ, अगर हम बात करें फॉसिल्स की, तो विभिन्न प्रकार के फॉसिल्स हमने उनके प्रकार पढ़े। अब हम देखते हैं कि जो हमारा आर्कियोप्टेरिक्स है, ये एक प्रकार का विलुप्त हो गया, मतलब एक प्रकार का जीव था जो कि अब पूरा विलुप्त हो चुका है। अब इसकी खास बात क्या थी कि ये सरीसृप और पक्षी के बीच की कड़ी था, मतलब इसके कुछ गुण रेप्टाइल्स और कुछ गुण इव्स जैसे थे। आर्कियोप्टेरिक्स कहाँ से मिला था? आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका रॉक से मिला था, उसके आधार पर इसका नाम हो गया है। ये ऐसा माना जाता है कि ये जो चट्टान है आर्कियोप्टेरिक्स लिथोग्राफिका रॉक, ये जुरासिक युग की चट्टान है। खोज किसने की थी? एंड्रन और वैगनर ने। ठीक है, नेक्स्ट है एज ऑफ फॉसिल। अब आप किसी भी फॉसिल की एज का अंदाज़ा कैसे लगाओगे? तो सबसे बेहतर तकनीक होती है रेडियो एक्टिव डेटिंग सिस्टम। इसके ज़रिए हम कार्बन 14 का उपयोग करते हैं, क्योंकि कार्बन 14 एक रेडियो एक्टिव एलिमेंट है, उसके ज़रिए हम किसी भी जीवाश्म की एज का पता लगा सकते हैं। रेडियो एक्टिव सब्सटेंस की हाफ लाइफ जो होती है उसके आधार पर हम पता कर सकते हैं। रेडियो एक्टिव पार्ट अगर हमने 500 ग्राम लिया है तो अपनी हाफ लाइफ के बाद वो 250 ग्राम बचेगा। और हाफ लाइफ क्या होती है, वो हर एक एलिमेंट पे डिपेंड करती है। हाफ लाइफ वो होती है कि वो अपने अंदर से कुछ किरणों को, कुछ रेस को रिलीज़ करता है, तो जब वो रिलीज़ करते करते सिर्फ अपने एक्चुअल अमाउंट का आधा बचे तो उसे हम उतने टाइम को हम हाफ लाइफ कहते हैं। अब कुछ सब्सटेंस ऐसे भी होते हैं जो हो सकते हैं नॉन रेडियो एक्टिव हों। ठीक है, चलिए देखते हैं। कार्बन 14 जो कि एक अनस्टेबल रेडियो एक्टिव पार्ट है, वो कितने साल के बाद, लगभग 57,30,000 साल के बाद स्टेबल फॉर्म में आ जाता है। और कार्बन 14 की हाफ लाइफ कितनी है? 57,30,740 वर्ष। इसके पश्चात वो किस फॉर्म में आ जाएगा? स्टेबल फॉर्म में, जो कि है नाइट्रोजन। ठीक है, ऐसे ही यूरेनियम है। यूरेनियम की तो बिलियन ऑफ ईयर है। अगर हम यूरेनियम को आज ला कर के ऐसे छोड़ दें तो ये धीरे धीरे अपने आप में से एनर्जी को रिलीज़ करता रहेगा, अपने आप से रेस को रिलीज़ करता रहेगा, और कुछ मिलियन साल के बाद ये लेड में बदल जाएगा, जो कि स्टेबल हो जाता है। तो यानी इनके अंदर एक गुण होता है किसका? अपने आप में से कुछ वेव्स को या रेस को निकालने का। अब इसमें नोट पॉइंट क्या है? इलेक्ट्रॉन स्पिन रेजोनेंस तकनीक एक आधुनिक तकनीक है फॉसिल्स की आयु का एक्यूरेट पता लगाता है। या तो आप रेडियो एक्टिव टेक्नोलॉजी का यूज़ कर लो, नेक्स्ट है रेजोनेंस तकनीकी का भी उपयोग कर सकते हो। अब तुलनात्मक शरीर की आकारिकी के आधार पर पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू एवरीवन।